Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today is lecture number 8 of differential equation in online session. In the recall summary, I will explain you what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture, we have studied the solution of a non-homogeneous differential equation. जो differential equation हम लोगों ने select की थी that was having coefficient, constant coefficients, और जो method हमने use किया था that was undetermined coefficients. Undetermined coefficients जो method है इसमें ऐसी condition नहीं है कि आपके जो constant होंगे coefficients होंगे वो constant होने चाहिए, but जो हमने contents में select की थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेलेक्ट की थी जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होंगे. देन इन दैट लेक्चर वी एक्सप्लेन्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कैन अप्लाई द मेथड, कि बेसिकली मेथड जो अप्लाई होता है डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, इफ यू कैन से दिस इज डिफरेंशियल साइड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. जी एफ एक्स एक्सप्लेन करता है, हम लोगों ने जी एफ एक्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये वो फंक्शंस हैं जिसके ऊपर हम अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग वाई पी गेस कर सकते हैं. अगर हमारे पास जी एफ एक्स कोई इनसे जो स्पेसिफाइड फंक्शंस थे उसके अलावा डिफरेंट आएगा तो हम उस पर अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. सेम इज द केस we had restriction on that gfx, यही gfx की restriction भी थी. assumption जो yp assume किया जाता था, इससे related लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिया था. उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम yp सेलेक्ट करते हैं, पोलिनोमियल्स के लिए उसकी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उसके अकॉर्डिंगली, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उसके अकॉर्डिंगली. इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हो गए तो डिफरेंट ट्रिक यूज़ की थी हमने yp सिलेक्ट करने की, गैस करने की. देन एट द एंड हम लोगों ने ये देखा था कि अगर वाई पी जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस वाई पी की डुप्लीकेशन आ जाती है वाई सी के अंदर, तो फिर हमने वाई पी को किस तरीके से ऑल्टर करना है टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. ये चीज़ें हमने लेक्चर में पढ़ी थी. अब इनको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. कुछ चीज़ें रिवाइज होंगी, कुछ रह जाएंगी, मगर फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ. बेसिकली this is a non-homogeneous differential equation with order n. n could be 2, 3, 4, 5, 6, any number, कोई भी एक नंबर है, with constant coefficients. This is non-linear part, non-homogeneous part of that differential equation. According to this g of x, we can select yp. yp totally g of x के ऊपर डिपेंड करता है. नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कहा था कि सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन टू पार्ट्स. वन ऑफ देम इज वाई सी एंड द अदर वन इज वाई पी. जैसा कि वाई पी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, वाई पी डिपेंड करता है जी एफ एक्स के ऊपर, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसके ऊपर, और वाई सी डिपेंड करता है होमोजीनियस के ऊपर. दिस वन डिपेंड्स ऑन होमोजीनियस while this one depends on non-homogeneous. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप जी ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इक्वेशन होगा दैट विल बी नेम्ड एज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके सोल्यूशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने लेक्चर नंबर 6 में की थी. या तो रिपीटेड होंगे, या डिस्टिंक्ट होंगे, या कम्प्लेक्स होंगे, चाहे जिस तरह के भी होते हैं उनको लिखने का एक अंदाज होगा, आपने उस प्रॉपर ट्रिक से उन्हें लिखना है. आफ्टर दैट we will try to find complementary solution yc बेसिकली यही जो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी इसी का जो सोल्यूशन होगा उसे yc कहते हैं. we will select yp selection of yp is totally depending on g of x. So if g of x is trigonometric function,
तो उसके अकॉर्डिंगली पोलिनोमियल, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल, उसके अकॉर्डिंगली हर एक को, अगर ये सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं तो उस तरीके से लिखना है, अगर सम होकर आ रहे हैं तो उस तरीके से लिखना है। ये सारी चीज़ें उस एक टेबल में किसी हद तक आपको बताई गई थी। उस टेबल को अगर आप बार बार रिवाइज करें तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में ये डिटेल से किया था कि general solution of a non-homogeneous differential equation will depend on two parts. One of them is yc, while the second part is named as yp. yp again वही बात, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट पे डिपेंड करता है और yc होमोजीनियस पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। Finding the particular complementary function has been completely discussed in an earlier lecture. In the previous lecture, we studied the method for finding particular integral of a non-homogeneous equation. This was the method of undetermined coefficient developed from the viewpoint of superposition principle. Undetermined coefficient वाला method, undetermined coefficient वाले method में हम पहले yp select करते हैं या guess करते हैं। guess करने के बाद जो भी yp के अंदर constants हम introduce कराते हैं उन सब constants को one by one trace out करने की कोशिश करते हैं। ट्रेस करने के बाद हम ये कह देते हैं कि जो yp हमने गेस किया था इज एब्सोल्युटली राइट, सो वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। ये बेसिकली मेथड था अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट वाला, ये वो काम था जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। आज के लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करता चलूँ जो आप जिनसे पहले से फेमिलियर हैं, मगर फिर भी मैंने रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए और फिर हम आगे मूव करेंगे। क्योंकि जब मैं आगे डेफिनेशन या आगे चीज़ों को डिफाइन करूँगा तो इन वर्ड्स को यूज़ करूँगा तो वर्ड्स के बारे में आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। एक्सप्रेशन, जब कभी भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपली it is a symbol that expresses the relation between two quantities. For example, if we are having 3x plus 2, this is an expression. Same is the case, x plus y is an expression. Same is the case, d of y by d of x plus y square, it is an expression. ये सब एक्सप्रेशन, ये दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन राइट इट लाइक हियर एज 1, 3 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन, जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में रिलेशन डिफाइन किया जाए तो उसे इक्वेशन कहते हैं और वो रिलेशन इक्वलिटी का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 3 of x plus y is equals to dy by d of x। अब ये मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास दिस वन इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस वन इज द सेकंड एक्सप्रेशन। अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वलिटी आ जाए, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और इन सिंपल वर्ड हम यूं भी एक्सप्लेन किया जाता है इस चीज़ को कि जब भी दो चीज़ों इक्वल का साइन आता है और लेफ्ट और राइट साइड होती है, देन वी से दैट इट इज एन इक्वेशन। डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेटर फ्रॉम द वर्ड इट इज वेरी क्लियर, ये ऑपरेटर है, ये एक ऐसी मशीन है जो ऑपरेट होती है, ये एक ऐसी नोटेशन या एक ऐसी सिंबल है जो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये ऑपरेट होती है किसी चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेग्रल, ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, बट जब इंटेग्रल एक्स के ऊपर ऑपरेट होता है तो रिजल्ट देता है। बेसिकली ऑपरेटर करता क्या है, ऑपरेटर एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है और एक नया फंक्शन आंसर देता है, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। सेम इज द केस, अभी जो डेफिनेशन हो रही है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर की हो रही है, डी बाय डी ऑफ एक्स, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जब तक यहां पर e पावर 2x या कोई भी एक फंक्शन नहीं आता, अब ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर रहा,
ये जब ऑपरेट होगा किसी फंक्शन के ऊपर तो रिजल्ट में एक नई चीज या उसी फंक्शन को कुछ एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होकर एक फंक्शन आंसर देता है। ये बेसिकली, और वो जो चीज ऑपरेट होती है, और जो चीज ऑपरेट होती है, दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर। इसी तरह इंटेग्रल इज एन ऑपरेटर, डिफरेंशियल इज एन ऑपरेटर। डिफरेंशियल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं या जिस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल, if I take x plus 1 as a function whose derivative exists at each point in its domain, जहां तक फर्स्ट डेरिवेटिव की बात है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई इश्यू नहीं, सो इट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट्स अ डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक हो गया। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वो चार चीज़ें हैं जो आगे डिफरेंट, जब मैं टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे इन चार चीज़ों की डिटेल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब जब मैं एक्सप्रेशन का वर्ड यूज़ करूंगा तो आपको ये बात क्लियर हो कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, और जब भी इक्वेशन का वर्ड यूज़ करूंगा तो बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए। ठीक है। और ऑपरेटर जो होता है वो इटसेल्फ कुछ नहीं होता, जब तक वो ऑपरेट ना हो वो कुछ भी नहीं करता, वो आराम से रहता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर, differential operators in calculus, the differential coefficient d by dx, this d by dx is often denoted by the symbol d. That means dy by dx can also be written as d of y, और जो d होगा इसका मतलब ये होगा d by dx. This d is a differential operator. This operator transform a differential function into another function. ये जो ऑपरेटर होता है ये एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है और एक नया फंक्शन जनरेट करता है। जस्ट लाइक डिफरेंशियल इज अप्लाइड, अ न्यू फंक्शन इज जनरेटेड, डिफरेंशियल इज अप्लाइड, अ न्यू फंक्शन इज जनरेटेड। ये वही बातें हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन की हैं। द डिफरेंशियल ऑपरेटर पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। ये जब हम कैलकुलस नॉर्मली पढ़ते हैं तो इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया जाता है कि डिफरेंशियल इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, इंटेग्रल इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं, मगर मैं इसे अलग करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ आई हैव डी बाई डी एक्स प्लस 2, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं? यू कैन राइट इट एज डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी ऑफ 2 बाय डी ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो फेनोमेना होता है कि डिफरेंशियल दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग होकर अप्लाई हो जाए, इसे हम लिनियरिटी कहते हैं। हियर इट इज, डिफरेंशियल इज एन ऑपरेटर, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो सकता है, इसे लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह इंटेग्रल भी एक लीनियर फंक्शन है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है। दिस सेकंड ऑर्डर को जब भी आप डिफरेंशियल डी की फॉर्म में लिखेंगे तो सेकंड ऑर्डर का मतलब होगा इट इज समथिंग लाइक डी स्क्वेयर, और अगर ये डी स्क्वेयर वाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो यू कैन राइट इट लाइक वाई है। इसी तरह जब डी क्यूब की बात आएगी, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इट कैन बी रिटन एज डी क्यूब ऑफ वाई अप टू एन टाइम्स, कुछ भी आ जाए तो हम इसे इजीली लिख सकते हैं। फॉर the following polynomial expression of degree n involving the operator d can be written like this. ये बेसिकली एक्सप्रेशन है जो अप टू ऑर्डर n के लिए। फॉर एग्जांपल, आप इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस, nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह लिखते थे? आप लिखते थे a n d of n y by d of x n
प्लस ये टर्म्स आगे बढ़ती जाती थी और एट द एंड जाके आप लिखा करते थे ए नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर होमोजीनियस है, नहीं है तो जो भी। यहां से अगर मैं इसका ऑपरेटर बनाना चाहूं, दिस विल बी द ऑपरेटर, डी एन वाई बाई डी एक्स एन कैन बी रिटन एज डी बार एन। अब ये कैसे बना है, ये आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो बात क्लियर होगी। दिस इज बेसिकली इसी तरह की, जिस तरह nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसी तरह nth ऑर्डर ऑपरेटर भी होता है। Here the following expression are all linear or differential operators. These are differential operators. ठीक, अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो दिस d plus 3 can be written as d by dx plus 3, ये यूं है। और अगर मैं इसे विद फंक्शन लिखूं तो दिस इज d by dx plus 3 y हो गया। अब अगर मैं इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, दैट मीन्स d बाई डी एक्स, वाई में साथ भी ले आता हूं। अगर मैं यहां पर इक्वल टू कर देता हूं कुछ, नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, अ फंक्शन। यहां पर जस्ट मैंने ऑपरेटर लिखा है, फंक्शन नहीं लिखा। सो ये मैंने 3 क्लासिफिकेशन जो अभी तक बताई हैं, वो तीनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसे इक्वेशन कहते हैं, इसे ऑपरेटर कहते हैं, ये फंक्शन होता है, और दिस इज द ओनली ऑपरेटर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डी। Differential equation in terms of D, if we are having a second order non-linear differential equation just like a y double prime plus b y prime plus c y equals to g of x, y double prime, this y double prime d square y by dx square can be written as d square of y, and dy by dx can be written as d of y. Then the whole second order differential equation in the form of d can be written like this. और अगर मैं इस y को यहाँ पर कॉमन ले लूँ, या कॉमन ले लें आप इसे, कॉमन का वर्ड आप इसे सादा जुबान में कह लें, अदरवाइज अगर मैं फंक्शन को अलग कर लूँ तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। दिस पार्ट is called the operator, will be denoted by capital L. This is the function and this is the non-homogeneous part. By applying this substitution, वो equation इस फॉर्म में चली जाएगी, but this is the operator, the function, the non-homogeneous part. Now example number 1, a second order differential equation with g of x. This second order differential equation can be written as d square y, first term with d of y. अगर आप इसी को सब्स्टिट्यूट करें, दिस विल बी द बेसिक ऑपरेटर, जिसे कैपिटल एल कह लें, y is a function and this is g of x. Hence this second order differential equation can be written as L of y is equals to 5x minus 3. Apply the operator d square plus 3d to function cos of hyperbolic 3x. अप्लाई करना है, फंक्शन ऑपरेट कैसे होता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, कैसे उसे उसके ऊपर ऑपरेट होता है। सिंपली ऑपरेटर, आप ये काम पहले कर चुके हैं, इट इज सिंपली अ डेरिवेटिव। लीनियर फंक्शन है, cos हाइपरबोलिक 3x पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप डी स्क्वेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, डी स्क्वेयर का मतलब 2 दफ़ा डी होता है। पहला डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इट विल बी 3 साइन हाइपरबोलिक 3x। हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव में आपको यहाँ पर बता दूं कि चाहे आप cos हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव लें या साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव लें, दोनों के डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन नहीं आता। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, took the first derivative on the second term, सिंपल ये हमारे पास ऑपरेट हो चुका है। मजीद सिंप्लीफिकेशन
आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जहाँ ये लाइन आंसर है। अगर मज़ीद करना चाहते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक ये होता है e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x/2, और साइन हाइपरबोलिक इस फॉर्म में होता है। अगर हाइपरबोलिक वर्ड ना हो तो फिर यहाँ पर आयोटास भी होते हैं इसकी पावर में और डिनोमिनेटर में। सॉल्यूशन के बाद you will get this an answer. This is the way how any operator operates on any kind of function. Factorization of a differential operator. Suppose we are having nth order differential operator. If we are having nth order differential equation, just like this one, स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसकी फैक्टराइजेशन आपने उसी तरीके से करनी है जैसे एक आम पोलिनोमियल डिफरेंशियल एक पोलिनोमियल इक्वेशन की आप फैक्टराइजेशन करते हैं। Similarly, the factors of linear differential operator with constant coefficients commute के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कम्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि आई हैव टू ऑपरेटर्स d प्लस 2 एंड d माइनस 3 ऑन एनी फंक्शन कुछ भी हो जाए। कम्यूट होने का मतलब ये है कि मैं पहले नंबर पे इससे अप्लाई करूं या इससे अप्लाई करूं तो फर्क नहीं पड़ता। d प्लस 2 पहले ऑपरेट करूं, d माइनस 3 बाद में ऑपरेट करूं, या d माइनस 3 पहले ऑपरेट करूं, d प्लस 2 बाद में अप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूट का मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं मजीद एग्जाम्पल की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। If we treat d as an algebraic quantity, then the operator can be factorized as, for example, जो फैक्टराइजेशन की लाइन पीछे कही थी कि हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, कैन बी फैक्टराइज्ड, तो ये फैक्टराइज कर लीजिए। वैसे ही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है जो एक आम पोलिनोमियल का होता है, कोई मिड टर्म ब्रेक उसी पैटर्न पे, जहाँ पर आप x को जिस तरीके से डील करते थे यहाँ पर d को आपने उसी तरीके से डील करना है। टू इलस्ट्रेट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इंटरचेंज हो सकते हैं ऑपरेटर्स। अब उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। सपोज वी आर हैविंग अ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x, डिफरेंशियल ऑपरेटर y पे ऑपरेट हो रहा है और ये इसके दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, एक d प्लस 2 है, एक d प्लस 3 है। अब प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि अगर पहले ये अप्लाई करता हूँ, ये फर्स्ट नंबर पे अप्लाई कर दें, ये सेकंड नंबर पे अप्लाई कर दें, या फिर ये आप फर्स्ट नंबर पे अप्लाई कर दें और ये सेकंड नंबर पे अप्लाई कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव इसे कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले अप्लाई कर देते हैं d प्लस 3 को, इस फेनोमेना को लेके चलते हैं। d प्लस 3 अप्लाई हुआ, जब d डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डेरिवेटिव का मतलब होता है प्राइम। फिर जब आपने y प्राइम प्लस 3y के ऊपर आपने d प्लस 2 अप्लाई किया, यू विल गेट, आप अपने पैटर्न पे करें जैसे आपको आता है, यू विल गेट दिस थिंग। ठीक, ये क्या चीज है? ये बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने d प्लस 2 सेकेंड नंबर पे अप्लाई किया और d प्लस 3 आपने फर्स्ट नंबर पे अप्लाई किया, आपके पास ये इक्वेशन आई। आपने यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे अप्लाई किया है, ये सेकेंड नंबर पे अप्लाई किया है। नाउ अगेन वी विल अप्लाई दिस एट द फर्स्ट प्लेस, दिस एट अ सेकेंड प्लेस। अगेन सॉल्व करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आई है ये वही है। सो इट मीन्स कि आप जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो ऑपरेटर, जब दो फैक्टर्स बनते हैं, याद रखिएगा दो फैक्टर्स एक इक्वेशन के बनते हैं तब ये फेनोमेना होता है। ये नहीं होगा कि कभी भी दो ऑपरेटर आ गए तो जिस मर्जी को पहले अप्लाई करें, जिस मर्जी नहीं, एक इक्वेशन जो अप्लाई आप कर रहे हैं उसके फैक्टर्स कम्यूट होते हैं।
सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो एक इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे। तो ऑपरेटर d square minus 1 can be factorized as d plus 1 d minus 1. In this slide we will explain d square minus 1 can be factorized like d plus 1 और d minus 1, जैसे मर्जी लिखें आप। d minus 1 पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर हो और उसके रियल फैक्टर्स ही ना बन रहे हों, तो इसका मतलब है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये ऑपरेटर की फॉर्म में, वेयर दिस इज द ऑपरेटर एंड दिस वन इज द फंक्शन। दिस ऑपरेटर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि हम जो इसे फैक्टर्स को कम्यूट करने की बात कर रहे हैं, अब जैसे ये मेरे पास एक ऑपरेटर है, इसके मेरे पास दो फैक्टर्स बने हैं। अब इसके ये जो दो फैक्टर्स बने हैं यहाँ पर तो बाई चांस दोनों सेम आ गए हैं। अगर ये डिफरेंट भी आते तो आप जिस मर्जी को पहले रखें, जिस मर्जी को बाद में रखें, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फैक्टर्स बनते हैं तो ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? आप दो ऑपरेटर्स को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। Hence this can also be written like this, annihilator operator। अब आ जाता है बेसिक टारगेट जिसकी तरफ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पहले मैं आपको रिवाइज करता चलूं। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ यू आर हैविंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस 2 is equals to 3x can be written as t square plus d plus 2 y, this is 2y is equals to 3x। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उसके ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द ऑपरेटर। फिर हमने उसके बाद ये पढ़ा है कि दिस ऑपरेटर कैन बी फैक्टराइज्ड, फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 बनाएं 4 बनाएं, जितने बनते हुए आप उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। सो अभी तक आपने सिर्फ इतनी चीज पढ़ी है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड इनटू इट्स फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स बनेंगे दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि जिस मर्जी को पहले रखें, जिस मर्जी को बाद में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी बातें समझने के बाद अब हम उस टारगेट की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल टारगेट है, जिस चीज को समझने के लिए आज का लेक्चर है। एनिलेटर ऑपरेटर। एनिलेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? एनिलेटर नाम की मूवीज भी आई हुई हैं। एनिलेटर का मतलब होता है टू किल एनीथिंग, किसी चीज को खत्म करना, फिनिश करना। इसका मतलब है कि फ्रॉम द वर्ड इट इज वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव, एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, इफ आई हैव x as a function, I took first derivative, 1 आया। If I took the second derivative of this x, क्या आंसर आएगा? 0। बेसिकली ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है? डबल ऑपरेटर, स्क्वायर के साथ। किसके ऊपर? x के ऊपर। उसने क्या किया है? किल कर दिया है, उसे खत्म कर दिया है, x को 0 ले आया है। ठीक है, इसी तरह इफ यू हैव x स्क्वायर, अब आप x स्क्वायर को कब खत्म कर सकते हैं? इफ यू हैव d क्यूब। d क्यूब इज एन ऑपरेटर जो x स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट होगा, 0 आंसर देगा। ये जो ऑपरेटर होता है इसे इनहिलेटर कहते हैं। ये इनहिलेटर ऑपरेटर है x स्क्वायर का, ये इनहिलेटर ऑपरेटर है x का। ठीक हो गया? अब ये चीजें आपके माइंड में हो। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। L is a linear differential operator with constant coefficients. Y equals to f of x defines a
sufficiently differentiable function, sufficiently differentiable कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। द फंक्शन f इज सच दैट कि जब आप उसके ऊपर वो ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे तो आंसर 0 आएगा। देन दिस l, ये जो ऑपरेटर होगा, विल बी नेम्ड एज एनहिलेटर ऑपरेटर। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल k इज अ कांस्टेंट, पहला डेरिवेटिव लिया 0 आ गया, सो d इसका एनहिलेटर है, d इसको किल करता है, डी स्क्वायर एक्स को खत्म करता है, डी क्यूब एक्स स्क्वायर को खत्म करता है। इसी तरह ये सब एनहिलेटर हैं रिस्पेक्टिव फंक्शंस के। मतलब अब देखें, यहां पर एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि एक्स की बात जब करते हैं आप, एक्स को कौन एलिमिनेट कर रहा है? डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इसको 0 आंसर देता है। दैट मीन्स डी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं डी क्यूब ऑफ एक्स लूं तो क्या आंसर आएगा? तो भी 0। डी फोर ऑफ एक्स लूं तो क्या आंसर आएगा? तो भी 0। जो मिनिमम ऑर्डर होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एनिलेटर ऑपरेटर, ये हमें चाहिए। ये सारे एनिलेटर्स हैं इसके, मगर जो मिनिमम होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। इन जनरल द डिफरेंशियल ऑपरेटर एनिलेट्स ईच ऑफ द फंक्शन। अब देखें, ये nth ऑर्डर है, ये nth ऑर्डर है, वो इन सारों को एनिलेट करता है। We conclude that the polynomial function, if this is the polynomial function, can be related by finding an operator that annihilates the highest power of x. For example, अब यहाँ पर ये बात क्या हुई है? यहाँ बात ये हुई है कि if you have a polynomial x square plus 3x plus 1, अब आप इसका एनिलेटर ऑपरेटर ढूंढ रहे हैं, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो हाईएस्ट पावर होगी x की, जो इसका एनिलेटर होगा, वो पूरी एक्सप्रेशन का एनिलेटर होगा। दैट मींस जो सबसे हाईएस्ट पावर को खत्म कर रहा है वो सब कुछ खत्म कर देगा। डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कंफर्म ट्रू होगा। दिस टर्म विल बी 0, ये ऑटोमेटिकली दोनों 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये यहां पर ये स्टेटमेंट यूज की है कि अगर पॉलिनोमियल की बात आ जाए तो आप बजाय हर टर्म को चेक करें, आप हाईएस्ट पावर को जस्ट चेक कर लें, दैट विल बी इनफ। फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड अ डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट इनहिलेट्स द पॉलिनोमियल फंक्शन। मैंने आपसे ये कहा है कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो इनहिलेटर होगा वो पूरे फंक्शन का होगा। जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स क्यूब है, उसको एनिलेट करने के लिए हमें x4 चाहिए। सो एक्स क्यूब विल बी 0 एट दिस पॉइंट विद द 4। जो हाईएस्ट पावर का एनिलेटर होगा दैट विल बी द एनिलेटर ऑफ होल ऑफ द फंक्शन। सो d4 ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 0। d4 of x cube 0, d4 of y that will be equals to 0 as per the statement. Now comes the remark. The functions that are annihilated by an nth order linear differential operator L are simply those functions that can be obtained from the general solution of the homogeneous differential equation L of y equals to 0. इसका मतलब ये है कि d4 से जो भी फंक्शन 0 होता है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? You can obtain this function with the help of d4. That means अगर आपको ये कहा जाए कि d4 of some function is equals to 0, find this function. इसका मतलब ये होगा, ये रिमार्क का जो कंक्लूजन निकल रहा है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि d4 of y
इज इक्वल्स टू 0। इसके अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो दैट विल बी d4 सॉरी m पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। जो इसके रूट्स आते हैं वो 0 0 एंड रिपीटेड रूट्स अप टू 4 टाइम्स। इसके अगर आप सोल्यूशन लिखना चाहें तो yc क्या बनेगा, c1 e पावर 0x प्लस c2 x e पावर 0x प्लस c3 x स्क्वेयर e पावर 0x प्लस c4 x क्यूब e पावर 0x। अब ये जो सॉल्यूशन आया है ये बिल्कुल वही होगा जो इससे आपने इनिहिलेट किया है, बस वहां पर डिफरेंस इतना होगा c1 c2 c3 c4 की पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन होगी और जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा उसमें आपके पास पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। अब इनिशियल कंडीशंस भी गिवन हो इसके अकॉर्डिंगली तो यू कैन ट्रेस दैट सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जैक्टली। ये बेसिकली इस रिमार्क का मतलब है कि d4 ऑफ y जिस सॉल्यूशन को जीरो करता है, अगर जिस फंक्शन को जीरो करता है, अगर आपने वो फंक्शन ट्रेस करना है तो बेसिकली उसी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, उसी का जो सॉल्यूशन आएगा वो वही फंक्शन होगा जिसको उसने जीरो किया था। एग्जाम्पल, कंसिडर अ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है। अब मुझे इसका फंक्शन ट्रेस करना है कि ये y क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक बताई जा रही है, मगर वो जो पहले एक्सप्लेनेशन थी ट्रिक की अब उसके रिवर्स स्टाइल में बताई जा रही है कि पहले ऑपरेटर गिवन है, बाद में उसने जिस फंक्शन को जीरो किया है वो हम बाद में ट्रेस कर रहे हैं। पहले क्या किया था हमने कि पहले हमने ये किया था कि पहले हमने x डिफाइन किया था, ऑपरेटर बाद में ढूंढा था, ये काम। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑपरेटर पहले डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑपरेटर है जो एक फंक्शन को जीरो करता है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन अब बताना है हमने। ठीक है, अब हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं कि d माइनस अल्फा टाइप किस तरह के फंक्शंस को जीरो करता है। वो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपने वो फंक्शन ट्रेस करना है, अभी साथ ही मैंने ये रिमार्क्स में की एक्सप्लेनेशन में बताया था कि आप उसी की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, उसी से रूट्स आएंगे, उस रूट से आप अपना सोल्यूशन लिखें। वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिकली ये है। दैट मीन्स जो यहाँ पर सोल्यूशन मेरे पास बनता है, सोल्यूशन बनता है y ऑफ c इज इक्वल्स टू c1 e पावर अल्फा x प्लस c2x e पावर अल्फा x प्लस c3 x स्क्वेयर e पावर अल्फा x प्लस सो ऑन अप टू c ऑफ n माइनस 1 सॉरी c ऑफ n x पावर n माइनस 1 e पावर अल्फा x। कहने का मतलब ये है, ये पहला सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन, ये तीसरा सोल्यूशन, ये n सोल्यूशन। तो यहाँ पर उन्होंने हर एक को अलग अलग करके लिखा है कि ये इन सब सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स जो ये ऑपरेटर है वो इस तरह के सॉल्यूशंस को जीरो करेगा। कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स कि whenever you have an exponential function at the place of y, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आपने जब ऑपरेटर डिफाइन करना है, जैसे आपने x से ये ऑपरेटर ढूंढा था, अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ऑपरेटर डिफाइन करेंगे तो वो याद रखिएगा वो इस टाइप का आएगा, d माइनस अल्फा टाइप का। अब अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी द पावर कोफिशिएंट ऑफ x इन द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक हो गया, x की जितनी भी पावर होगी माइनस सॉरी प्लस 1 उसमें आपने ऐड करना है। ठीक, अब ये काम करते हैं हम आगे के एग्जांपल्स में। एग्जांपल जी, एग्जांपल में
Find an annihilator operator for the function f of x is equal to 5 of x. So here we have an example. अगर हमने उसी पैटर्न के ऊपर इसका ऑपरेटर डिफाइन करना है तो इसका ऑपरेटर क्या आएगा, d माइनस अल्फा मैंने कहा था जो x का कोफिशिएंट होगा 5 is an annihilator operator of e power 5 of x. That will be 0. आप कंफर्म करना चाहें, you can confirm it. Same is the case. ये g of x दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. So अब मैंने ऐसा एनिहिलेटर ऑपरेटर डिफाइन करना है जो इस पार्ट को भी ज़ीरो करे और इस पार्ट को भी ज़ीरो करे. अगर मैं 4 e पावर 2x का एनिहिलेटर ऑपरेटर ढूंढता हूँ तो इसका एनिहिलेटर ऑपरेटर क्या आएगा, d माइनस 2. और अगर मैं 6x e पावर 2x का ऑपरेटर फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आएगा, d माइनस 2. मैंने कहा था जो x की पावर होगी उसमें आपने +1 करना है, ये आ गया. Here e की पावर दोनों की सेम है, so instead of writing these two different functions we will write d minus 2 whole square will be the annihilator of g of x. बाकी जहाँ तक बात रही इसे कंफर्म करने की, आप इसे खुद कंफर्म कीजिएगा. मेक इट श्योर कि जो मैंने लिखा है वो सही होना चाहिए. सॉल्यूशन आगे किसी हद तक कंफर्म हुआ है, इसे इसकी हेल्प आप लेना चाहें मगर ये थोड़े स्टेप्स मिसिंग होंगे, डिटेल में आपने खुद करनी है. नाउ कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे हमने एक्सपोनेंट्स का सॉल्यूशन बताया है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये एक ऑपरेटर है, वो एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हुआ है, आंसर 0 आया है. अब ये फंक्शन किस किस्म का था, अब हम ये देखना चाहते हैं. व्हाट वी डिड, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई. हम सिंप्लिसिटी के लिए n को 1 कर देते हैं और अपने रूट्स फाइंड आउट करते हैं. रूट्स हमारे पास जो आए वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए. दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स को जब आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने आपने 6th लेक्चर में ये पढ़ा है कि रियल पार्ट एक्सपोनेंट का पार्ट बन जाता, पावर बन जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो साइन एंड कॉस के साथ अपीयर होता है. हियर इट कम्स. रियल पार्ट एक्सपोनेंट की पावर, जो इमेजिनरी पार्ट होगा दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस. ये आपके पास फर्स्ट पेयर हो गया, ये आपके पास सेकंड पेयर हो गया, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ एंड जितने पेयर्स आएंगे उतने कॉम्बिनेशंस आपके पास बनते जाएंगे. इफ यू हैव अप टू पावर n तो वो n माइनस 1 तक x की पावर में जाएगा. दैट मीन्स कि जब कभी भी आपके पास जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का होगा, साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, तब आपने इस तरीके से लिखना है. अब अगर आप कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है साथ, दैट मीन्स अल्फा की जगह पे 0 पुट कर देना है. अब आप ये कह देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है साथ, तो बीटा की जगह पे 0 पुट कर देना है. सो एवरीथिंग विल बी सेम. अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ. If we take alpha equals to -1, beta equals to 2, n equals to 1, ये डिफरेंशियल बन जाता है. Also it can be verified that कि जहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू -1 रखा है आपने, तो आपने ये कहा था कि e पावर अल्फा x cos ऑफ बीटा x, आपने ये कहा है कि बीटा की जगह पे 2 है, अल्फा की जगह पे -1 है, n की वैल्यू 1 है. दैट मीन्स यू हैव ओनली वन पेयर ऑफ इट, साइन ऑफ बीटा x, ये है आपके पास. सो ये इस टर्म को भी 0 करेगा, इस टर्म को भी 0 करेगा, ये जो ऑपरेटर है. ठीक है.
अगर आपके पास कॉस का फंक्शन आ गया तो भी इस तरह का ये ऑपरेटर बनेगा, साइन का फंक्शन आ गया तो भी सेम ऑपरेटर बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 उसी पैटर्न पे है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स आए हैं मैं वो एक्सप्लेन कर दूं जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के लिए हमारे काम आएगा। फर्स्ट वन इज दैट एल एफ वाई वन इज इक्वल टू 0, एल एफ वाई टू, हाँ जी, अगर एक फंक्शन है y1, कोई भी एक फंक्शन है, y2 एक और फंक्शन है, अगर लीनियर ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर पहले फंक्शन को भी इनिलेट करता है, दूसरे फंक्शन को भी इनिलेट करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को वो इनिलेट करेगा। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगी। अगर इन केस समझ नहीं आती तो क्वेश्चंस करेंगे, तो दिस नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ये एक जनरल सी बात है जो इजीली हो जाएगी। इस बात को आपने समझना है, इस बात को आपने समझना है। इफ वी आर हैविंग एन ऑपरेटर जो एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है, वी आर हैविंग एन ऑपरेटर जो दूसरे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है, देन ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म, दैट मीन्स जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये दोनों ऑपरेटर मिल के आएंगे तो y1 प्लस हो जाए, माइनस हो जाए या मल्टीपल हो जाए y2, इसको ज़ीरो कर देंगे। या फिर जब ये दोनों मिल के आएंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी ज़ीरो कर देंगे। ठीक हो गया। ये बेसिकली फेनोमेना है, ये वो रूल है जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में रिक्वायर्ड होगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका प्रूफ गिवन है, देख लें। लीनियर ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव होते हैं आपस में। कम्यूटेटिव का मतलब होता है पहले एक को अप्लाई करें या दूसरे को अप्लाई करें। सो दिस नॉट अ बिग डील, सिंपल सा काम है, आप देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो हम इसे लेक्चर में देखेंगे। मज़ीद एग्जांपल्स सोल्यूशन साथ गिवन है, जितनी डिटेल में बता चुका हूँ। आई होप सो कि मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। आप इन सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करें और इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि इनिलेटर ऑपरेटर पॉलिनोमियल्स का कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनिलेटर ऐसा होता है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो इनिलेटर फंक्शन ऐसे होगा। अगर इनहिलेटर फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन दो डिफरेंट फंक्शंस का हो तो आप उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को वो मल्टीपल फॉर्म में इनहिलेट कर देगा। ये टेबल बेसिकली पूरे आपके आज के लेक्चर की स्ट्रेंथ है। सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो ये हैं। ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ये हमारे आने वाले लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पर अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनहिलेटर ऑपरेटर्स। सो आगे लेक्चर्स के अंदर मैं इनहिलेटर ऑपरेटर कैसे बनता है ये नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इस फंक्शन का इनहिलेटर क्या है। सो इसलिए इस टेबल को और इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ आए। रिमेनिंग देयर आर सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्लीज़ फॉलो अप दीज क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मेरे से डिस्कस करें, और रिमेनिंग कोई कन्फ्यूजन हुई हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।